हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज उज़ियल शानजा एंड यू आर वाचिंग उज़ियल शानजा व्लॉग्स। आज मैं आई हूँ अपनी मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ, जो कि बहुत लंबे टाइम से इसके ऊपर मैं वर्क कर रही थी और मैं आप लोगों को सारी डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स बताना चाह रही थी उसके बारे में, बट इट टुक टू लॉन्ग बिकॉज आना, सेटल होना और आना कहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा क्योंकि मैं उसी के बारे में वीडियो बता रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आना, यहाँ पे सेटल होना, जॉब ढूंढना, एवरीथिंग उसको मैनेज करते करते कुछ टाइम निकल ही जाता है, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आई है। बट मैंने इसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क किया है आप लोगों को बताने से पहले कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो मैं नहीं जानती ये वीडियो लंबी होगी या छोटी होगी, जितनी भी होगी ये ऑल वर्थ इट होगी। इसका एक एक वर्ड जो होगा वो वर्थ इट होगा, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें वन टू ऑल सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपको ना किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे फर्दर जो ब्रांचेस निकलती होंगी इस वीडियो की, वो भी मैं फर्दर मोर डालती जाऊँगी। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ बताऊंगी कि ब्रांचेस कैसे निकलती होंगी। अब मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया है, प्रॉपर होमवर्क किया है, पूरी अपनी हिस्ट्री देख के कि कौन सी मेल में मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट किस दिन किसको भेजा था, ठीक है? सो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि डिपेंडेंट वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो कैसे ले सकते हैं आप लोग। सिर्फ और सिर्फ मेरा ड्यूरेशन जो था वो 5 वीक्स का था। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। अगर आप लोग देखेंगे डिपेंडेंट वीज़ा को अवेल करने की ड्यूरेशन टाइम पीरियड, तो वो आप जब यूट्यूब कह रही हूँ, सो सॉरी, जब आप गूगल पे देखेंगे, क्रोम पे देखेंगे, इमी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे देखेंगे, सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट जो है वो आपके वीज़ा लॉन्च करने की या कहीं पे लाइक वीज़ा की इन्फॉर्मेशन लेने की, वो इमी ऑस्ट्रेलिया है। जब आप इमी ऑस्ट्रेलिया पे एंटर करेंगे और डिपेंडेंट वीज़ा का टाइम देखेंगे तो आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा कि हाउ लॉन्ग टाइम इट टेक्स। ऑलराइट, सो मेरा जो वीज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 5 वीक्स में आया था। अब 5 वीक्स किस सूरत में आ सकता है? 5 वीक्स में वीज़ा इस सूरत में आ सकता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट हो। अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट का मतलब कि मांगा उन्होंने बैंक स्टेटमेंट है और आप बैंक स्टेटमेंट तो दे रहे हो, लेकिन वो मे बी शॉर्ट दे रहे हो, मे बी अननेसेसरी बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगा है और जो वो सुनना चाहते हैं आप लोगों से, जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, राइट? अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं और पूरी जो वर्कआउट, जो पूरी डिटेल जो होती है इसकी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो है, मैंने ये देखिए, मैंने नोट्स बना के अपने फ़ोन में तो फिर रखे हुए हैं, और मैंने उसको लाइक दूसरे फ़ोन में, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसमें नोट्स थे, तो मैंने अपने दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र किए कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता सकूं, कोई चीज़ मिसिंग ना हो। और इवन लाइक कि मैंने जो फोल्डर्स बनाए हुए थे, जो फोल्डर मैंने फॉरवर्ड किया था इमी ऑस्ट्रेलिया की लाइक साइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला, वो मैंने वो पूरे का पूरा फोल्डर फुल डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे एक एक करके फोल्डर की चीज़ें लिखी हैं कि ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी और ये चीज़ थी। आई स्वीयर अगर आप इस बात को फॉलो कर लेंगे जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरी गुडली फॉलो कर लेंगे, तो आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल भी लाइक स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को स्ट्रेट अवे जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा वीज़ा लगने का, उसमें इंशाल्लाह आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि वीज़ा की स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है? वीज़ा अप्लाई में क्या होता है कि अपने सब डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हैं जो उनको चाहिए होते हैं, जो कि मैं बताऊंगी आगे। दूसरा फिर ये होता है कि जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपको एक आईडी आती है जिसपे आपने अपना हेल्थ एग्जामिनेशन कराना होता है और अपना बायोमेट्रिक्स कराना होता है, ठीक है? अब वीज़ा एप्लीकेशन की बात करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, सबसे पहले आप अगर डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप जिसके डिपेंडेंट हो, लाइक जैसे मेरे हस्बैंड स्टूडेंट थे यहाँ पे, मुझे उनके एज ए डिपेंडेंट वीज़ा अपलोड करना था, ठीक है? वीज़ा मुझे लॉन्च करना था, वीज़ा डिटेल्स अपलोड करनी थी, ठीक है? अब डिपेंडेंट कोई भी हो सकता है। डिपेंडेंट आपकी सिस्टर भी हो सकती है, डिपेंडेंट आपका ब्रदर भी हो सकता है, डिपेंडेंट आपके मदर या फादर भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट आपका पार्टनर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, व्हाट एवर इट इज़। तो ज़्यादातर जो डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई होता है वो स्पाउस का अप्लाई होता है, ठीक है? वाइफ या पार्टनर का। लाइक कुछ कल्चर्स में जो है वो मैरिज नहीं करते तो एज ए पार्टनर कहलाते हैं, तो वो पार्टनर लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दीज थिंग्स, इन लोगों का वीज़ा, ठीक है? तो ये अप्लाई होता है। सबके लिए यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपने अपने रिलेशनशिप को प्रूव करना है कि आप लोगों का रिलेशनशिप है, ठीक है? अब उस रिलेशनशिप को आप किस तरह प्रूव कर सकते हो?
व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स का रिकॉर्ड पूरा शेयर करके ईच एंड एवरीथिंग, पुराने से पुराना और लेटेस्ट से लेटेस्ट मैसेजेस और कॉल्स का रिकॉर्ड आप लोगों ने शेयर करना है। ये सोचने में आप लोगों को बहुत स्ट्रगल लगेगी कि हाय मैसेजेस कैसे अपलोड करेंगे, कॉल्स कैसे अपलोड करेंगे। लिटरली मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लिए थे। अब स्क्रीनशॉट्स आपने खाली व्हाट्सएप के मैसेजेस के नहीं ले लेना है, ठीक है। आपने उस जगह से स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पर डेट भी शो होती है, कुछ दिनों के बाद ऊपर डेट आ जाती है ना, आपने उस जगह से स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पर डेट भी शो हो रही होती है, डे भी शो हो रहा होता है, ठीक है। तो वो वाला स्क्रीनशॉट उन्होंने लेना है, उनके काम आना है। दूसरे वाले स्क्रीनशॉट उन्होंने आपके कुछ नहीं करने, जहाँ पे आपकी डेट्स जो होंगी वो वाले स्क्रीनशॉट्स उनको चाहिए, कॉल्स के भी और मैसेजेस के भी। नेक्स्ट थिंग इज इंस्टाग्राम मैसेजेस एंड कॉल्स, सेम थिंग, जहाँ डेट्स जो हो रही होंगी वहां से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और उन कॉल्स और मैसेजेस का रिकॉर्ड आपने अपलोड करना है, ठीक है। फेसबुक मैसेंजर रिकॉर्ड, लाइक ऑल सोशल मीडियाज, जहाँ जहाँ आपका रिकॉर्ड था आपने वो शेयर करना है। मेरा यहाँ था रिकॉर्ड, तो मैंने यहाँ से आपको बता रही हूँ कि ये मैंने शेयर किया था। उसके बाद कॉमन ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया। अब आपका कोई ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, लाइक आपका कोई फैमिली ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप दोनों ऐड हैं, तो आपने उसके स्क्रीनशॉट लेके भेजने कि इसमें इस डेट को हम दोनों ऐड हुए थे और स्टिल गोइंग ऑन है। और कोई फ्रेंड्स का ग्रुप, कोई इस तरह ग्रुप, लाइक अगर आप कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट, कोई इसका ग्रुप, अगर वो आप लोग पहले साथ रहे हो या फिर कुछ इस तरह की चीज़, तो आप लोगों ने शेयर करनी है। मेरे पास फैमिलीज़ के ग्रुप थे और ये वो मैंने वो चीज़ें शेयर कर दी, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ आपका ग्रुप जो बना है, ठीक है, वो आपने शेयर कर देना है स्क्रीनशॉट उस मैसेजेस और कॉल्स के। मैसेजेस और कॉल्स के सारे स्क्रीनशॉट्स इस तरह आप लोगों ने रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड करना है, ऑलराइट। उसके बाद पिक्चर्स टुगेदर ऑन डिफरेंट इवेंट्स विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एज वेल। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने जो पिक्चर्स है ना आप लोगों की फैमिलीज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ, कहते हैं 100 पिक्चर नहीं अपलोड करनी होती, ये नहीं करना होता, वो नहीं करना होता, तो अवॉइड दैट। आप इमी ऑस्ट्रेलिया को डिस्टर्ब ना करें इतनी अपनी 100 पिक्चर्स भेज के। लिटरली आई सेंट ईच एंड एवरी पिक्चर, जो बहुत पुरानी थी, जो नई थी, जो फैमिलीज़ के साथ थी, जो फ्रेंड्स के साथ थी, मैंने सब पिक्चर्स शेयर की। आप अपनी सोलो पिक्चर्स इतनी शेयर ना करो, ठीक है। तो सोलो तो आप कभी भी कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करो कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स के साथ जो आप लोगों ने पिक्चर्स दी होंगी, आप वो वाली पिक्चर्स ज़्यादा शेयर करो जिसमें आप दो भी हो और आपके विटनेस भी हैं कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो ये आप शेयर करो। और शादी की चीज़ें वगैरह वगैरह। ओके, एक और चीज़ मैंने जो शेयर की थी वो शादी का कार्ड, शादी के वेन्यू, इवन वेडिंग वेन्यू की जो बिल बनता है उसकी स्लिप भी मेरे पास थी, लाइक रिसेप्शन की स्लिप भी थी मेरे पास, तो मैंने वो रिसेप्शन की स्लिप भी शेयर की थी। वलीमे की जो मेरे बिल की स्लिप थी ना वो तक मैंने शेयर की थी, और वेन्यू भी शेयर किया था कि ये वेन्यू यहाँ पे हमारी शादी हुई थी, और फिर पिक्चर्स भी शेयर की थी उस वेन्यू में जो हमारी पिक्चर्स थी। तो लाइक मैंने कुछ छोड़ा नहीं था। और अगर आप कोई छोड़ दोगे चीज़ तो वही चीज़ आपका टाइम लेगी वीज़ा लगने में, ठीक है। वही चीज़ टाइम टेकिंग होगी आप लोगों का वीज़ा लगने में, उसी की वजह से डिले आएगा, जो कि क्वेश्चन बनेगी चीज़ इमी ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए कि ये चीज़ क्यों नहीं है यहाँ पे, लाइक ये चीज़ भी होनी चाहिए थी। तो अगर आप प्रोवाइड करोगे तो उनको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, डायरेक्ट टपाक करके वीज़ा आप लोगों का लगाएंगे और आप लोग फ्लाई करोगे। ओके, अब प्राइमरी एप्लीकेंट की कौन सी चीज़ें चाहिए, पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ जिनको नहीं पता प्राइमरी एप्लीकेंट कौन होता है, उनको मैं बताती हूँ प्राइमरी एप्लीकेंट कौन होता है। प्राइमरी एप्लीकेंट इज द वन हु इज ऑलरेडी हेयर और हु ऑलरेडी हैज़ द वीज़ा। ओके, प्राइमरी एप्लीकेंट वो होता है जिसके पास पहले से ही वीज़ा है, या जो यहाँ पे है या वहाँ पे है, भाई उसके पास जो पहले से वीज़ा है ना, जिसके डिपेंडेंट बन के आप अप्लाई कर रहे हो, वो प्राइमरी एप्लीकेंट है आपका। तो प्राइमरी एप्लीकेंट ऑफ कोर्स स्टूडेंट है तो आप उसके डिपेंडेंट का वीज़ा लगा रहे हो। और दूसरी चीज़ जो है वो स्पाउस दूसरा लग सकता है आपका, कि पीआर होल्डर और फिर आप वीज़ा लगा रहे हो। पीआर होल्डर में तो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट है आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ यहाँ पे, और आप उनके डिपेंडेंट के तौर पे वीज़ा लगवा रहे हो। तो प्राइमरी एप्लीकेंट की क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, प्राइमरी एप्लीकेंट की फर्स्ट चीज़ जो चाहिए होगी वो होगा आईडी कार्ड। आप लोग सब कुछ लिखते जाएं, और वैसे भी मैं इस वीडियो के साथ यहाँ पे जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैं कहीं पे भी शेयर कर दूंगी, जहाँ जगह मिली यहाँ पे कर दूंगी, हाँ यहाँ पे कर दूंगी। इस स्क्रीनशॉट को आप लोग देख लें
और इसमें पूरी की पूरी डिटेल जो है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए वो सब के सब इसमें मेंशन है, ठीक है। इनको आप रख लें अपने पास। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने तैयार करने हैं, और मजाल है कि आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। और इसके अलावा जो एफ़र्ट्स मैंने की वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या एफ़र्ट्स थी। सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट सब काम नहीं करते, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो इसके साथ कंक्लूड करती हैं। आपकी लक होती है, लक आप लोगों ने अपनी दुआओं से भी बदलनी होती है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो सब मैं शेयर कर दूँगी, इन स्क्रीनशॉट्स को आप लोग देख लीजिएगा। ऑलराइट, नाउ आईडी कार्ड चाहिए प्राइमरी एप्लीकेंट का, जो कि जिसके डिपेंडेंट बन के आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद हमें चाहिए ऑल पासपोर्ट्स। ऑल पासपोर्ट्स का क्या मतलब है कि एक तो अभी का पासपोर्ट है जिस पे आप आए हुए हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है, कोई और वो है पुराना पासपोर्ट है, बचपन का पासपोर्ट है, जिसके पेजेस फिल हो गए हों, या जिसके लाइक डेट एक्सपायर हो गई हो, वो सब पासपोर्ट्स आपने अपलोड करने हैं। सब पासपोर्ट्स को स्कैन करना है आपने, सब पेजेस को स्कैन करना है, नॉट जस्ट द आइडेंटिटी पेज। सब पेजेस को स्कैन करना है। सब पेजेस को स्कैन करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शेयर कर रहे हो। जितने पेजेस आपके स्टैम्प हुए होंगे वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है। आप उस सब ट्रैवल हिस्ट्री को आप लोग अपलोड कर रहे हो। ऑलराइट, उसके बाद FRC, आपके हस्बैंड की, आपके वाइफ की जो FRC है आपने वो अपलोड करनी है। FRC होती है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें उनके फैमिली के सब मेंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। कि मतलब पता चलता है ये सब फैमिली के मेंबर्स हैं और ये सब आ रहे होते हैं। FRC रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की मार्कशीट सेमेस्टर की जो होती है, जो सेमेस्टर्स वो यहाँ पे पढ़ चुके हैं उनकी मार्कशीट चाहिए होती है, ठीक है। कि उन्होंने कितना क्वालिफाई कर लिया है, कितने मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया है, और व्हाटएवर, उनको वो सब कुछ चाहिए होता है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है प्राइमरी एप्लीकेंट का। वीज़ा लेटर चाहिए होता है। व्हाट इज़ वीज़ा लेटर? वीज़ा लेटर इज़ अ पेज जो आपका वीज़ा प्राइमरी एप्लीकेंट का लगा हुआ है पहले से ही, ऑस्ट्रेलिया का, वो वीज़ा लेटर है। उसके बाद COE चाहिए होती है, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, कि आप स्टिल इनरोल हो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ कोर्स जब स्टूडेंट वीज़ा लगता है तो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर वीज़ा नहीं लगता। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो उन्होंने पहले से परचेज़ की हुई है अपनी वीज़ा लगवाने के लिए या अपने वहाँ पे स्टे के लिए, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपने साथ प्रूफ लगाना है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन ये है कि आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रह रहे हैं, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद सेकेंडरी एप्लीकेंट की चीज़ों पे आ जाते हैं। हाँ जी, सेकेंडरी एप्लीकेंट जो कि डिपेंडेंट होता है, ठीक है, उसको ये बात प्रूफ करनी होती है कि मेरा प्राइमरी एप्लीकेंट के साथ रिलेशन है। वो किस तरह प्रूफ करनी होती है वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। क्या प्रूफ्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं और क्या मैंने अपलोड किया, मैंने सब आप लोगों को बता दिए। अब जो दूसरी होती है ना चीज़, वो पीछे से भी रिलेशन शेयर करना होता है। पीछे से रिलेशन शेयर करने का कि आप अपनी होम कंट्री से आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, कितने आप कनेक्टेड हो, कितने आप पीछे से खिंचे हुए हो कि आपने वापस आना ही आना है। होपफुली आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपने शेयर करना है, लाजमी तौर पे शेयर करना है। आप स्ट्रॉन्ग टाइज में आप क्या शेयर कर सकते हो, अपने ब्लड रिलेशंस शेयर कर सकते हो कि मेरे ब्लड रिलेशंस यहाँ रहते हैं और ऑफ कोर्स मैंने इनसे मिलने आना ही आना है। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो आपके पास है, जो आपके नाम है, कोई कार आपकी, कोई प्रॉपर्टी, अदर लैंड, समथिंग लाइक दिस, और एनीथिंग, ज्वेलरीज जो आप लोग यहाँ छोड़ के जा रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आप लोगों ने मेंशन करनी है कि मेरी ये स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, मेरे ब्लड रिलेशंस हैं, और मेरी ये प्रॉपर्टी यहाँ है जिसके लिए मैंने आना ही आना है, लाइक गाड़ी और समथिंग इस तरह का, तो या कोई जगह, घर, इस तरह की सब चीज़ें, प्रॉपर्टी की जो है पेपर्स वगैरह, वो आपने लगाने हैं कि मेरी ये चीज़ जो आपके नाम है चीज़ें, वो आपने लगाने हैं कि इनके लिए मैं वापस अपने होम कंट्री आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है। ये आपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो कराने होते हैं। इसके और जो आप जॉब कर रहे हो वो भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग टाई होती है कि आप जॉब से एक लेटर ले लो, NOC ले लो कि मैं इतने साल के लिए जा रहा हूँ और इसके बाद मैं आके जॉब ज्वाइन करूँगा, ठीक है। तो ये इट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग टाई फॉर यू कि आप उनको शो करा सकते हो कि मैं बस इतने अरसे के लिए जा रहा हूँ, इसके बाद जब मैं आऊँगा मैं ये जॉब ज्वाइन करूँगा, कि मेरी ये उनसे कमिटमेंट है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग टाई आपकी हो सकती है।
आना है या नहीं आना वो आपकी अपनी मर्जी होती है, बट अपने स्ट्रॉन्ग टाई शो कराने के लिए, अपना रिलेशन अपनी होम कंट्री से शो कराने के लिए आप लोग ये चीज़ें अटैच करोगे ही करोगे। अब अगर नहीं करोगे भाई तो खुद ही आपके स्ट्रॉन्ग टाइज वीक होंगे। आप इतना आप लाइक अभी तो ये वो सब चीज़ें जो मैंने शो की थी, अगर आपके दिमाग में कुछ और भी ऐसा आता है जो आप होल्ड करते हो, लाइक मेरी प्रॉपर्टी में कार थी तो मैंने वो अपलोड की, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में कुछ बहुत ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हों जो कि मेरे नॉलेज में ना हो, तो आप उनसे अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज शो कर सकते हो जो कि और ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग टाइज होंगी। अच्छा जी, यस, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट इज़ द नेक्स्ट थिंग। अच्छा जी, अब बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेटर क्या होता है, ठीक है। आप जब अपने बैंक वालों से बोलोगे ना कि मुझे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेटर, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दें, तो वो आपको बैंक एक लेटर देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि इस बंदे का अकाउंट, ये मेरी बेल थी, यू गॉट मेल, कोई ईमेल आई है। अच्छा, आप जब बताओगे कि मुझे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दें, तो वो आपको एक पेज देंगे, एक लेटर देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये इस बंदे का अकाउंट हमारे बैंक में इतने अरसे से एग्जिस्ट करता है। तो ये पता चलेगा कि आप एक लॉन्ग रिलेशन अपनी कंट्री से रखते हो, वो इस तरह कि आप यहाँ पे कमाते थे। फिर जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करोगे, बैंक स्टेटमेंट शुड नेवर बी लेस देन 6 मंथ्स। 6 माह से कम बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ से कम बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। वो आप शो करोगे तो उसमें सब कुछ शो रहा होगा, आपकी सैलरी आती थी, ये आती थी, वो आती थी, इतनी इनकम आती थी, इतनी आउट जाती थी, ये सब कुछ आपका उसमें शो होगा। तो ये भी आपके एक प्रूफ में आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, अगर आप बैंक होल्ड करते हो तो ये आपने अपलोड करनी है, ऑलराइट। इसके बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इसके बारे में बताना कोई ज़रूरी मुझे नहीं लगता, लेकिन आपकी 3 डोज कंप्लीट होनी चाहिए, 3 डोजेस, या फिर जो इंटरनेशनल के लिए 1 डोज चाहिए होती थी, आई थिंक वट एवर इट वॉज, सब ने ऑलमोस्ट लगवाई थी। मेरे जोन के तो सब लोगों ने लगवाई, लाइक मेरी एज के सब लोगों ने लगवाई थी कोविड-19 की वैक्सीनेशन। सो इट इज़ रिक्वायर्ड गाइज, डोंट टेक इट रियली लाइट। अगर आपने नहीं भी लगवाई थी तो पाकिस्तान में या इंडिया में भी प्रोबेबली सर्टिफिकेट तो बन जाता है, तो वो आप लोग प्लीज़ बनवा लेना, ठीक है, कि हमारी फुल अपडेटेड डोज हमें जो लगी हुई है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे आप जब जॉब भी अप्लाई करोगे तो उसके लिए भी आपको कोविड-19 की वैक्सीनेशन वो मांगेंगे, वरना आपकी जॉब में बहुत हर्डल आएगी। या फिर वो आपको यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे डोज लगवाओ, और फिर वो आपको यहाँ पे रुलना पड़ेगा, एक नई जगह पे आके सब कुछ हैंडल करना इज़ नॉट ईजी गाइस। इसके बाद पोलियो सर्टिफिकेट, पोलियो की डोज भी बचपन में हर किसी को लगी होती है, या बड़े होके भी किसी ना किसी टाइम पे लगी होती है। तो वो आप जो है ना, वो अपने डीसीओ जो करीब होगा ना, डीसीओ से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे मेरे पोलियो का सर्टिफिकेट दे दें। या आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं या जहाँ पे भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ पे पता करेंगे कि आपको पोलियो का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाएगा। तो आप वो अपना पोलियो का सर्टिफिकेट ले लेंगे कि मुझे पोलियो की वैक्सीन लगी हुई है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज GTE स्टेटमेंट। GTE स्टेटमेंट इज जेन्युइन, टेम्परेरी एंड प्रिंट। ये वो चीज़ है जिसमें आपने बताना है कि मैं एक जेन्युइन एंड टेम्परेरी एंट्रेंट हूँ, परमानेंट एंट्रेंट नहीं हूँ। मैं जेन्युइन भी हूँ और मैं टेम्परेरी भी हूँ। यहाँ पे इसमें भी आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज मेंशन करनी है, सारी की सारी अपने रिलेशन और स्ट्रॉन्ग टाइज मेंशन करनी है, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये जो मैंने लिखा था, जो मैंने रेडी की थी GTE जेन्युइन, टेम्परेरी एंट्रेंट, वो मैं आपको भेज दूंगी, भेज नहीं दूंगी, लाइक हाउ कैन आई सेंड ऑल ऑफ यू। मैं वो उस पर वीडियो बनाऊंगी और उस पर पूरी की पूरी अपनी ऊपर से नीचे तक सबकी सब शेयर करूंगी कि मैंने उसमें क्या लिखा था। सो इट वुड बी अ रियली हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइस, कि आप लोग वो देखेंगे तो आपको 100% सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या GTE में हमने लिखना है। नॉट ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया, but for every country you will get the idea that how can we make GTE। तो GTE स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो डिपेंडेंट है वहाँ पे, जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वहाँ पे, वो अपने डिपेंडेंट के लिए, मतलब सेकेंडरी एप्लीकेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लेगा ऑस्ट्रेलिया में, तभी आपका वीज़ा अप्लाई होगा।
तो मैं आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने की जो होंगी वो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोग एसेंशियल प्लान परचेज कीजिएगा। एसेंशियल प्लान कवर्स एवरीथिंग। लाइक इन केस अगर आप यहाँ आके लाइक बेबी की बर्थ प्लान करते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, तो एसेंशियल प्लान विल कवर दैट। मेरे पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी है यहाँ पे वो एलियंस की है, एलियंस का एसेंशियल प्लान। सो आपको उस पॉलिसी के अंडर 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं करना, आप लोग स्ट्रेट अवे अपनी सारी फैसिलिटीज ले सकते हो। बट अगर आप लोग एसेंशियल प्लान नहीं लेते, अगर आप कोई और लाइक नॉर्मल प्लान लेते हो, तो आपको लाइक अपनी कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले 12 मंथ्स का वेट करना है। स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए आपको, चाइल्ड बर्थ प्लान के लिए आपको 12 मंथ्स का जो है वो वेट करना है यहाँ पे लैंड करने के बाद। उसके बाद आपका कोई उस कैटेगरी का ट्रीटमेंट उसके अंडर हो सकता है। तो बेटर इज दिस कि आप लोग एसेंशियल प्लान लें जो आपकी हर चीज़ को लाइक इजीली कवर करेगा फौरन से आते साथ, पाँव रुकते साथ। या आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटमेंट। अब रिलेशनशिप स्टेटमेंट क्या है, मैं नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशनशिप स्टेटमेंट में आप अपना जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करोगे कि मेरा इससे ये रिलेशन है, हम यहाँ मिले, ये हुआ, और उसके बाद हमने इतना अर्सा साथ रहे, फिर हम थिक एंड थिन में साथ रहे, लेकिन अब चूंकि वो वहाँ चला गया है तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो वो मेंटली स्टेबल नहीं रह रहा और मैं भी यहाँ मेंटली स्टेबल नहीं रह रही, सो वी नीड टू बी यूनाइटेड, और ये वो इस तरह की चीज़ें आप रिलेशनशिप स्टेटमेंट में लिखोगे। इसकी भी सैम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर इसके ऊपर, ताकि आप इजीली इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो सो डू आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, मैं लाजमी रिप्लाई करती हूँ। और लाइक अप टू माई एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि वट एवर इन्फॉर्मेशन यू गाइज नीड आई कैन प्रोवाइड यू। ऑलराइट, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है एनटीएन रजिस्ट्रेशन। एनटीएन रजिस्ट्रेशन भाई जो बंदा फाइलर होता है ना उसकी एनटीएन रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब टैक्स फाइल रजिस्ट्रेशन जो होती है वो होती है आपकी। तो मैं फाइलर थी, तो ये आपका एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है कि आप टैक्स पे ही थे अपनी कंट्री में। तो आपने अपना एनटीएन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर करना है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ टैक्स एज ए टैक्स पे ही, और आपने जो हर साल अपने टैक्स फाइल्स पे की होंगी, टैक्स रिटर्न्स किए होंगे, वो आपने हर साल की फाइल साथ अटैच करनी है, जो एनुअली हम लोग करते हैं। ये आप किसी भी लॉयर से बात करेंगे ना एनटीएन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की और टैक्स रिटर्न फाइल्स की, तो वो आपको इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर आप लोग टैक्स पेयर नहीं भी हो तो आप लोग अब हो जाओ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप लोगों का जो डिपार्चर है कंट्री से और अराइवल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप टैक्स पे ही नहीं हो, अगर आप एनटीएन रजिस्टर्ड नहीं हो। सो डू इट गाइस, जो एवरी ईयर टैक्स रिटर्न होता है उसमें आप ऐड हो जाए। इतना कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता पाकिस्तान में, क्योंकि ऑलरेडी हम चीज़ों के साथ साथ टैक्स पे कर रहे होते हैं। ना वो कुछ देते हैं आपको, ना मोस्टली आपको कुछ देना पड़ता है, बस ये करना पड़ता है, ये टैक्स रिटर्न करवा लो अपना, वो बस आपका एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ बन जाती है। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग इज फोटोग्राफ, योर पिक्चर। आपकी पिक्चर होनी चाहिए जो कि आप लोगों ने अपलोड करनी है, लाइक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसको कहते हैं, वो आप लोगों ने अपलोड करनी है साथ। उसके बाद आइल्स अगर आपके पास है तो आप ज़रूर शेयर करें, मेरे पास था तो मैंने शेयर कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो डिपेंडेंट वीज़ा को आइल्स इतना चाहिए नहीं होता, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप आइल्स कर लो और शेयर कर दो। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिपेंडेंट का, पहले मैंने आपको प्राइमरी एप्लीकेंट का बताया था, अब सेकेंडरी एप्लीकेंट का है, अब डिपेंडेंट का है FRC। और MRC अगर आप मैरिड हैं उनके साथ, जिस पार्टनर नहीं है, स्पाउस है उनके प्रॉपर, तो आप लोगों ने अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर करना है, ठीक है, मतलब आपका कंप्यूटराइज निकाहनामा। और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप लोगों का वो जो कोर्ट में जाके साइंस होते हैं कि हम लोग मैरिड होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आप लोगों ने अपलोड करना है। एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी स्लिप्स, जो जॉब आप लोग वहाँ पे कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो आपने उसके सारे के सारे एक्सपीरियंस लेटर और सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप्स शेयर करनी है। वो भी आप लोग आराम से, लाइक सैलरी स्लिप्स कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा आराम से, कोई भी आप वीडियो देखोगे, इट्स नॉट अ टफ टास्क। अदरवाइज
जहाँ आप जॉब कर रहे थे आप सिर्फ उन्हें कह दें कि मुझे ये मेरी सारी सैलरी स्लिप्स दे दें, तो वो आपको दे देंगे। और आप लोगों ने साथ एक्सपीरियंस लेटर अपनी सारी सैलरी स्लिप्स लगानी है। और अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आपने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और अपनी अर्निंग स्टेटमेंट लगानी है। अर्निंग स्टेटमेंट क्या होती है? अर्निंग स्टेटमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट से शुरू हो जाती है कि मंथली या वीकली, या मंथली वीकली होता है मोस्टली, तो आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी अर्निंग स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज बर्थ सर्टिफिकेट। अब प्राइमरी सेकेंडरी एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट है, पहले प्राइमरी एप्लीकेंट का था, अब सेकेंडरी एप्लीकेंट का मतलब आपका बैंक बर्थ सर्टिफिकेट है, सॉरी। ऑल पासपोर्ट्स अगेन, अब आपके सारे पासपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब प्राइमरी एप्लीकेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे गया हुआ है उसके पासपोर्ट नहीं है, अब जो सेकेंडरी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है वहाँ जाने के लिए, अब उसके सारे पासपोर्ट्स हैं, मौजूदा, पुराने, वगैरह वगैरह, सारे पासपोर्ट्स जिस पे वो ट्रैवल कर चुका है। इसके बाद आईडी कार्ड सेकेंडरी एप्लीकेंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नहीं मांगी थी उन्होंने, इसमें इतनी चीज़ें थी जो उन्होंने नहीं मांगी हुई थी, बट आई प्रोवाइडेड टू मेक माई फाइल स्ट्रॉन्ग। करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इंटरनेशनल वाला पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने किसी भी खिदमत मरकज़ से बनवा सकते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में। आपको पता होगा अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे मंगवा सकते हैं, और नेशंस में भी जो जहाँ जहाँ है ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं उनको पता होगा। तो आपने इंटरनेशनल वाला बनवाना है और उसमें वो पूछेंगे आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं, तो आपने कंट्री बनाना है ऑस्ट्रेलिया एंड वट एवर वेयर एवर यू वांट टू गो। तो आपने वो अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वो सील स्टैम्प्ड होना चाहिए। एंड 956 फॉर्म। अब 956 फॉर्म क्या है? 956 फॉर्म इज़ अ फॉर्म जो कि आप डाउनलोड करेंगे इमी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से, और उसको वहाँ से डाउनलोड करने के बाद यू विल फिल इट फ्रॉम टॉप टू एंड वेयर एवर यू आर रिक्वायर्ड टू फिल। आप उसको फिल करोगे, जहाँ जहाँ आपसे रिलेटेड चीज़ें मांगी हुई हैं वो आपने वहाँ पे फिल करनी है। 956 फॉर्म आई विल मेंशन हियर, 956 फॉर्म इमी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से आप अपने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए फिल करोगे। ये सब चीज़ें वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी रेडी होनी चाहिए। ऑल गुड। अब भाई आपके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए और जिसके बाद अब जिसके पास आप जा रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो गए, ठीक है ना। अब आ जाती है बात स्पॉन्सर की, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। और अगर तो आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो जाने के लिए, मतलब आप अपना सारा खर्चा उठा रहे हो या आपके हस्बैंड आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं, वैसे तो हाँ अगर आपका बिजनेस वगैरह कुछ चल रहा है पीछे तो आप खुद भी स्पॉन्सर हो सकते हो, बट नॉर्मली आपके अगर आप मैरिड हो तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके स्पॉन्सर होते हैं। तो मेरे जो स्पॉन्सर थे वो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ थे। तो इनमें आपको उनकी क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब उनकी चीज़ों की बात हो रही है, स्पॉन्सर की चीज़ों की बात हो रही है। सो बैंक स्टेटमेंट एंड अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। सो बैंक स्टेटमेंट एंड अकाउंट मेंटेनेंस लेटर उनका, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट क्या होता है और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है ये मैं आपको सेकेंडरी एप्लीकेंट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप। एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप है 50 रुपये का स्टैम्प पेपर या 100 रुपये का स्टैम्प पेपर। उस पर सारी की सारी डिटेल लिखी होती है कि मैं अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ वहाँ जाने के लिए, इसका वहाँ जाने का, वहाँ रहने का, वहाँ पे जब तक लाइक कमाता नहीं इसकी फ़ीसों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, एंड दिस एंड दैट ऑल, सब सारी बातें लिखी होती हैं। और अगर 2 बंदे हों तो दोनों का लिखा होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड नंबर ये है, मैं और ये जो कि इसके फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ हैं या फादर हैं या मदर हैं वट हम दोनों इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि इनके सारे खर्चों की हर तरह की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में जब वो आपको वाकई स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप उनकी जो है बैंक स्टेटमेंट या बिजनेस टाइज वो वाकई इतनी स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, ये आपका एफिडेविट हो गया। एफिडेविट में आप लोगों को बता रही हूँ सिंपल स्टैम्प पेपर है, उसके ऊपर सारी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। उसके बाद बिजनेस ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस के ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, उनका लेटर हेड वहाँ का, उनकी ज़मीन अगर अपनी है तो उसकी ज़मीन के पेपर्स, और अगर उनका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स वट एवर यू कैन लाइक गेट फ्रॉम द बिजनेस एविडेंस, वो आप ले सकते हो, जो आप ले सकते हो। उसके बाद आप लोग जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पेपर्स लगा सकते हो। उसके बाद NTN रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वही टैक्स फाइल जो आप रजिस्टर हुए फाइलर हो वो आपने लगाना है, और साथ जो वो टैक्स
जो आपने रिटर्न किए हैं एवरी ईयर, उनकी फ़ाइल्स अब वो लगानी है। उसके बाद उनका आईडी कार्ड और उनका पासपोर्ट, अगर है पासपोर्ट है तो आईडी कार्ड तो होता ही है, वो आपने अटैच करना है। और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको लॉयर बताएगा कि इनकम टैक्स जो वो रिटर्न्स कर रहे थे उनका सर्टिफिकेट भी वो देंगे आपको उनका। और बिज़नेस डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया, बिज़नेस डिक्लेरेशन में वही लेटर हेड वगैरह और बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट और सब कुछ ही चीज़ें आप लगाएंगे। और जो एनुअल अर्निंग है हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिसिटी बिल, और हॉस्पिटल कह रही हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का हॉस्पिटल है इसलिए मैं हॉस्पिटल बोलती जा रही हूँ। अब उस बिज़नेस के सारे जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और जितनी अर्निंग होती है, अर्निंग स्टेटमेंट बना के, जैसे सैलरी स्लिप्स बनती हैं वैसे अर्निंग स्लिप्स भी बनती हैं कि हमारे मंथली सारा ये स्टाफ का खर्चा निकाल के, इलेक्ट्रिसिटी निकाल के, गैस निकाल के, पानी निकाल के, और वहाँ पे और कंजप्शन जो ऑपरेशन थिएटर के कोई, लाइक मैं हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आपने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है कि क्या क्या खर्चा निकाल के हमारी ये जो है वो हमारी प्रॉफिट आता है हमें, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऑल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, ऑल अर्निंग प्रूफ्स। अब जो ऑल अर्निंग प्रूफ्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि अर्निंग स्टेटमेंट्स लगानी है आप लोगों ने। और ऑल रेंटल थिंग्स, जो चीज़ें आपने रेंट में दी हुई हैं वो भी आपका, रेंट पे दी हुई हैं वो भी आपका अर्निंग का एक प्रूफ है, वो भी आप लोगों ने लगानी है। और उसके बाद अगर कोई जॉब से वो रिटायर्ड हैं तो आपने उनकी पेंशन स्लिप्स भी लगानी है। पेंशन स्लिप्स आराम से जहाँ जॉब से आपको आती है पेंशन, जिस जॉब से, वहाँ से आपको पेंशन की स्लिप्स भी मिल जाएंगी। पेंशन स्लिप्स लगानी है आपने। और पेंशन की स्टेटमेंट, जैसे बैंक स्टेटमेंट बनती है उस तरह पेंशन की भी स्टेटमेंट बनती है, वो पेंशन स्टेटमेंट भी उन लोगों से लेके लगानी है, दोनों लोगों की, लाइक जो जिस कैटेगरी में लाया करता है उसकी। उसके बाद अगर वो अब बिजनेस करते हैं और पहले वो जॉब करते थे उनको वहाँ से पेंशन आती है तो दोनों चीज़ें लगेंगी। और इसके अलावा रिटायरमेंट लेटर, वो रिटायर हुए तो उन्हें पेंशन आना शुरू हुई ना, तो रिटायरमेंट लेटर भी आप लोगों ने लगाना है। और इसके बाद सैलरी रिकॉर्ड शीट, जो सैलरी आती थी पहले जब वो जॉब करते थे, तो सारी की सारी सैलरी रिकॉर्ड शीट भी लगानी है। सारी की सारी नहीं, एटलीस्ट फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक अ सेक्शन फ्रॉम द स्टार्ट एंड अ सेक्शन फ्रॉम द एंड। तो ये आप लोग ज़रूर लगाते हो बताने के लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सैलरी आती थी। अगर उनके पास स्टार्ट में अभी एक्सेस नहीं है तो एटलीस्ट दे शुड गो फॉर द एंड एज वेल। हाँ जी, तो फिर रिटायरमेंट लेटर, अगर वो रिटायर हुए, ये बता दिया मैंने। और टैक्स फाइल रिटर्न्स की फाइल भी बता दी मैंने, टैक्स रिटर्न की फाइल्स भी। ये वो ऑल डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों को मिस नहीं करने, जो आपको अटैच करने ही करने हैं। अभी आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट बनने में ही 3 वीक्स लग जाते हैं, और सर पे चढ़ के डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। ये कोई लाइक खाला जी का वाड़ा नहीं होता, ये कोई आराम से बना के नहीं देता। स्पेशली हमारी तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में और सब, यहाँ पे हमें कोई भी नहीं बना के देता इतने टाइम से डॉक्यूमेंट्स, तो उनके सर पे चढ़ के डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, 956 फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे और फिर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद, तो आप लोग सोच ही नहीं सकते इंशाल्लाह कि आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो। यू विल गेट योर वीज़ा, यू विल गेट इट श्योरली। सो गुड लक एवरीवन। आई गॉट सो टायर्ड, लाइक मैंने इस पर बहुत होमवर्क किया था और मुझे यहाँ बोलते बोलते एक्सप्लेन करते करते भी आई फील सो टायर्ड। अब मैं सोती हूँ, मैं आराम करती हूँ और आप लोग भागें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। एंड जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि दिस इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव देन योर कंट्रीज़। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, सुकून वाली जगह है, अच्छा लगता है। स्टार्ट में मेरी, आप लोग एक जो मैंने स्टार्ट में वीडियो अपलोड की थी वो देखेंगे ना, तो आप लोग कहेंगे ये तो बहुत डिसअपॉइंट थी, ये तो बहुत डिसअपॉइंट थी। तब मेरे कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसी थी, और दूसरा थोड़ा टेस्ट में सेटल होने में और जगह में सेटल होने में आप लोगों को टाइम लगता है। और जब आप सेटल हो जाओगे, यू विल नेवर वांट टू गो बैक टू योर होम कंट्री अगेन, एक्सेप्ट टू विजिट। जस्ट विजिट करने आप लोग जाओगे, बट आप लोग परमानेंट रहने कभी भी वहाँ जाना नहीं चाहोगे। सो वर्क हार्ड हेयर। जब तक आप लोगों को मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, आप लोग वर्क हार्ड करो और कोशिश करो कि आप लोगों को एक परमानेंट एक्सेस मिल जाए। Have a good luck everyone. See you in the next video. Or most important cheese, don't forget to support. Don't forget to subscribe to get the most informative videos.
and don't forget to share as well with the fellows who are wondering or who are struggling to go to Australia, something like this. And don't forget to like, share, subscribe. Bye bye.